Anybody who has any query, any type of query from the previous lecture, from the interference of light due to thin film? अगर नॉर्मली गिराए लाइट को तो सीधा ही ट्रेवल कर जाएगी। हाँ, अगर नॉर्मली गिराएं तो थीटा होगा आई होगा 0 डिग्री, तो आर भी 0 होगा, सो कॉस आर विल बी 1। तो हम थे यहाँ पर, हमने इसे ड्राइव किया था, तो cos r will be 1 and all the conditions will be modulated like that, 2 mu d equal to n plus half lambda। अब डिपेंड करता है कि ये d कितना है, ठीक। d अगर lambda by 2 हुआ, then this will be 2 mu lambda by 2, lambda से lambda कैंसिल हो जाएगा और mu की वैल्यू बचेगी। अगर ये 1.5 है तो ये 3 हो जाएगा, and this will be a condition for what, for the minima। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल लाइट आएगी वो पूरी तरह से वैसे ही निकल जाएगी, उसमें से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होना ही होना है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द एडिशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स, ठीक। और उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस का कहीं कोई बात नहीं थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी रहे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट सेम रहेगा, ऐसे ही ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा। तो सारी लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, ये सारी कंडीशंस उसी तरह से चेंज हो जाएंगी। कॉस आर, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। हम देखेंगे वो कंडीशन भी देखेंगे, क्योंकि ये जो नॉर्मल गिराएं अगर लाइट को, वही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जनरली उसी की बात करते हैं, तो उसे हम जनरली रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। और बताओ, अगर किसी को कोई कुछ और पूछना हो तो चलो। तो अब हमने जो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था वो था ये, वी हैड थिन फिल्म ऑफ थिकनेस d and refractive index mu, and we are incidenting a light ray with angle of incidence I, so that the angle of refraction was r, and we found the condition for maxima and minima to with reflected light ray 1 and 2. Okay, so the condition for maxima was 2 mu d cos r equal to n plus half lambda. Okay, where n is 0, 1, 2, 3, whatever. And the condition for minima was 2 mu d cos r equal to n lambda. Again, n is 0, 1, 2, 3. So we'll always use plus sign here, so that both of the condition would take the value of n from 0 to infinite, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड लाइन पैरेलल होगी सर? फर्स्ट और सेकंड लाइन डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल होंगी, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो, ठीक है, ये पैरेलल ही होंगी। हाँ, ये वाली लाइन दोनों सरफेस, उस फिल्म के दोनों सरफेस अगर आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक, सेम थिकनेस की फिल्म नहीं है, तब ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे। तब इनका इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हमें या तो लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, या फिर वो एक दूसरे की तरफ ही जा रही होंगी, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है इन कॉम्पैक्ट डिस्क। तो हमने जो सीडी देखी थी पहले, ऑप्टिकल सीडीज आती थी, ठीक, उनमें एक लेजर लाइट हुआ करती थी जो सीडी के ऊपर से ब्लिंक कराते थे, ठीक, और उसमें सीडी रोटेट किया करती थी। तो होता क्या था उसमें सीडी रोटेट किया करती थी, होता उसमें ये था, सीडी को राइट करने के लिए उसमें कुछ ग्रूव्स बना दिया करते थे, कुछ बम्प्स बनाते थे, ठीक। और वो जो लेज़र का यूज़ करते थे वो इसलिए क्योंकि लेज़र में जो वेवलेंथ है लाइट की वो एक फिक्स वेवलेंथ होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे होती है, तो लैम्डा इज फिक्स्ड फॉर दैट लेज़र। और उस लैम्डा का अगर लैम्डा बाई 4 हाइट का अगर एक बम्प बना दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन, अगर हमने लेज़र इंसिडेंट कराई, उसमें सपोज देयर आर 2 लाइट रेज, वो उस पर सीडी पर आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। अगर किसी ऐसी सरफेस से दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं जिनकी हाइट सेम है, तो दोनों के फेज डिफरेंसेस भी सेम होंगे। विल गेट अ सिग्नल, जो भी सिग्नल है, चलो उसे ऑन बोल देते हैं, ऑन सिग्नल। ऑन सिग्नल का मतलब हो सकता है कि दोनों सेम फेज में मिल रही हैं और उनमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। सपोज थोड़ा सा ये जो सीडी थी, सीडी रोटेट हुई और ये जो बम्प था, बम्प किसी एक लाइट रे के पास में आने लगा, सो यहाँ पे आने लगा,
तो उससे होगा ये कि पहली वाली जो लाइट रे थी उसने जो भी पाथ कवर किया इस सेकंड वाली लाइट रे ने, फर्स्ट वाली ने उससे λ/4 प्लस λ/4 λ/2 पाथ कम कवर किया. तो देयर इज ए पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट रेज एंड दैट पाथ डिफरेंस इज λ/2. और λ/2 का पाथ डिफरेंस होने से अगर पहले वाला इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव था तो ये वाला इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा और इसे ऑफ कंडीशन बोलेंगे. थोड़ा सा और आगे बढ़े और सपोज इसकी थिकनेस, इसकी वो जो विथ थी, विथ इतनी थी कि दोनों लाइट रेज इसके ऊपर आ सकती हैं इस तरह से. ठीक, और इस केस में क्या होगा, देयर इज नो पाथ डिफरेंस, फिर से ऑन कंडीशन आ गई. तो इस तरह से उस सीडी को राइट किया जाता था कि λ/4 हाइट के बम्प्स बनाए जाते थे और उनकी जो विथ है, विथ इस तरह से मॉड्यूलेट की जाती थी कि हमें कहाँ पे 1 चाहिए, कहाँ पे 0 चाहिए, कहाँ 1 कहाँ 0. ठीक, so if this condition is 1 then this condition is 0, this condition is again 1. ठीक है, और अगर यहाँ पर भी हमें 0 चाहिए थी तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी विथ को तो हाफ कर देते, जिससे कि थोड़ा सा और आगे बढ़ने पर पहले तो इसके पाथ में पड़े, अगली बार इसके पाथ में पड़े, लेकिन इसके नहीं. ठीक, तो 1 0 1 ये वाली कंडीशन है फिलहाल. तो इस तरह से जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन होती थी वो डिस्क पर सुपरपोज की जाती थी, उस पर राइट की जाती थी. ठीक, तो ये एक इसी थिन फिल्म इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल है, एप्लीकेशन है इसकी, जो हमने काफ़ी यूज़ की है बिना मालूम किए. ठीक है, एनी क्वेश्चन रवि? Can you repeat it? फ्रॉम वेयर? सर वही ऑन ऑफ से. देखो, ऑन का मतलब होगा, चलो मान लेते हैं दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई और ये दोनों लाइट रेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं, दैट इज ऑन कंडीशन. ठीक, अच्छा, सपोज किसी ऐसी सरफेस से ये दोनों रिफ्लेक्ट होती हैं इंटरफेयर करने के लिए कि जिनकी डिस्टेंस सेम है, जिनकी हाइट सेम है. अगर सेम हाइट से रिफ्लेक्ट होंगी इसका मतलब दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दैट कंडीशन इज ऑन. और ऑफ कंडीशन का मतलब होगा दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या फिर पाथ डिफरेंस उनका λ/2 हो. तो और ऐसा क्रिएट करने के लिए हम उस कॉम्पैक्ट डिस्क पर कुछ बम्प्स बनाते हैं जिनकी हाइट λ/4 हो. λ इज फिक्स्ड फॉर ए गिवन लेजर. ठीक, और जैसे ही रोटेट होते हुए वो कॉम्पैक्ट डिस्क ऐसी पोजीशन में आती है कि ये बम्प किसी एक लाइट रे पर के पाथ में आ जाए, दूसरे के पाथ में ना आए. तो इस केस में ये दोनों जो लाइट रेज होंगी, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाएगा. ये वाली डिस्क यहाँ अंदर जाने में और फिर वापस आने में जो टोटल वर्क कर रही, टोटल पाथ कवर कर रही थी ये वाली लाइट रे, तो ये λ/4 प्लस λ/2, तो टोटल λ/2 का पाथ डिफरेंस हुआ और दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगा. एंड दिस कंडीशन इज फॉर ऑफ कंडीशन. ये थोड़ा और आगे बढ़ा और सपोज इसकी विड्थ इतनी थी कि ये दोनों लाइट रेज इसी के ऊपर इंसिडेंट हो जाए, तो अगेन दोनों की हाइट सेम है, ये फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करने लगेगा और ये ऑन कंडीशन होगी. तो इस तरह से ये जो बम्प है इसकी विड्थ को मॉड्यूलेट करके, चेंज करके हम कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट करनी है वो चेंज कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं. अगर इसकी डिस्टेंस हाफ होती है, इसकी विड्थ जो है हाफ होती, तो यहाँ पर तो ये पहली वाली लाइट रे के पाथ में आ रहा है, दूसरी बार यहाँ पर केवल सेकंड वाले के पाथ में आता है, तो अगेन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2 होता है. तो अगर इसकी विड्थ हाफ होती तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है रिटर्न, दैट वुड बी 1 0 0 और फिलहाल अभी है 1 0 1. ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्पैक्ट डिस्क पर इंटरफेरेंस का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन राइट करने के लिए. ठीक है, सर ये लाइट वेव्स कहाँ से आ रही है? ये लाइट रे यहाँ पे कोई एक लेजर लाइट थी, वहाँ पे तुमने देखा है कभी किसी कंप्यूटर में किसी पर ऐसे सीडी ड्राइव जब ओपन करते हैं तो उसमें एक सीडी ड्राइव के ठीक नीचे एक डायोड लेजर रखा होता है, ठीक, रेड कलर का. ठीक, उसमें से रेड लाइट निकलती है और उसकी विड्थ, उसकी लैम्डा फिक्स है और वहाँ से जो लैम्डा आता है, वो जो वेवलेंथ आती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है. ठीक, तो ये लाइट रेज आ रही है किसी लेजर सोर्स से जो उसके एडजेसेंट पोजीशन पे रखा हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क पे. तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोटेट कर रही होती है और उसके किसी एक साइड पर एक लेजर रखा होता है जो कि उसकी सर्कमफ्रेंस में रोटेट कर रहा होता है, क्योंकि ये सीडी रोटेट कर रही है. ठीक, उसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं रेडियस में, रेडियली उसे चेंज कर सकते हैं. तो डिफरेंट पोजीशन पर वो लेज़र सोर्स जाता है और वहाँ की इंफॉर्मेशन को इसी तरह से रीड करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है.
इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज, फिलहाल हमने देखा था कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती थी, रिफ्लेक्टेड स्कीम, उसमें इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या क्या हैं, और अब हम मालूम करते हैं कि वो वाली स्कीम जिसमें लाइट रे ट्रांसमिट होती है वहाँ कंडीशंस कैसी होंगी, क्या वहाँ पे चेंज होंगी? पहले वाली थी, पहले वाला जो फॉर्मूला आया था 2 cos r आया था, ठीक, यहाँ क्या होता है? तो यहाँ हम देखते हैं, सपोज दिस इज द लाइट रे जो इंसिडेंट होती है ए बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, और यहाँ से वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिट होने पर दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी सेम ही होगा आर, जो कि यहाँ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यहाँ पर जाके फिर से रिफ्लेक्ट होगी, ये भी आर है, ये वाला एंगल भी आर है, ठीक, यहाँ आती है और यहाँ से कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह से हमें दो लाइट रेज मिलती हैं, सी टी एंड ई यू, और इन दोनों के बीच में एक इंटरफेरेंस होता है। हमें कंडीशन मालूम करनी है कि इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस क्या होगा एज ए फंक्शन ऑफ आई और आर, ठीक। इसकी जो थिकनेस है वो डी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो क्या होगा पार्ट डिफरेंस? यहाँ तक तो दोनों सेम ही थी, सी पॉइंट तक। सी पॉइंट के बाद एक लाइट रे सी पी डायरेक्शन में आगे बढ़ी और दूसरी सी डी देन डी ई इस डायरेक्शन में आगे बढ़ी। तो पाथ का डिफरेंस वो है जो इन्होंने डिफरेंस कवर किया है। तो ये जो यू लाइट रे है, इसने कवर किया है सी डी प्लस डी ई इनसाइड द मीडियम, और इसने कवर किया है सी पी इनसाइड एयर। सो पाथ डिफरेंस इज दिस थिंग, ठीक, म्यू टाइम्स सी डी प्लस डी ई दिस थिंग माइनस सी पी, ठीक है। ये तो क्लियर होगा मुझे लगता है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इसे फाइंड करने के लिए इस पॉइंट सी से इस डी ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज नॉर्मल टू डी ई, सी क्यू इज नॉर्मल टू डी ई। अच्छा, अगर ये एंगल आर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा, ये वाला एंगल भी आर है, तो बता सकते हो ये वाला एंगल आर होगा या नहीं होगा? मैंने जो फिगर बनाया है वो ठीक है या नहीं? ठीक है सर। श्योर? यस सर। वो कैसे तरीका है इसका मालूम करने का कि ये वाला जो एंगल था ये इस वाली लाइट रे और इन दोनों इसके बीच में था, ठीक, या फिर यहाँ पर ये वाला एंगल भी यही था, ठीक। ये जो नॉर्मल है इसके और डी ई इन दोनों के बीच का एंगल अगर आर है तो इन दोनों से जो परपेंडिकुलर लाइट रेज होंगी वो लाइंस होंगी, उनके बीच का एंगल भी सेम ही होगा। तो ये नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है CH1 और इसके परपेंडिकुलर है CQ, इसलिए ये एंगल भी R है, ठीक। अच्छा, अब अगर ये R है, दूसरा एक और तरीका हो सकता है, अगर ये R है तो ये वाला एंगल भी R होगा, ये अगर R है तो ये वाला एंगल 90 माइनस R होगा, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिख रहा है ना सबको? तो ये दिस इज R। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, इस डी ई को लिखते हैं डी क्यू प्लस क्यू ई, डी ई इज डी क्यू प्लस क्यू ई, और हम बात करते हैं इस केवल क्यू ई की। यहाँ म्यू टाइम्स क्यू ई है तो म्यू टाइम्स क्यू ई की बात करते हैं फिलहाल, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा आसान हो जाएगा। म्यू टाइम्स क्यू ई, इसमें क्यू ई क्या है? क्यू ई इज सी ई साइन ऑफ आर, ठीक है। सी ई साइन ऑफ आर इज क्यू ई, तो हम अगर पुट कर दें क्यू ई को सी ई साइन आर, देन म्यू इज व्हाट? म्यू इज साइन आई अपॉन साइन आर, तो म्यू साइन आर हो जाएगा साइन आई, सी ई साइन आई हो जाएगा। और सी ई साइन आई है क्या? चलो एक काम और करते हैं, इस पॉइंट ई से सी टी इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अगर एंगल ये वाला आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी आई होगा, ठीक। अगर ये आई है तो ये एंगल अगर आई है और ये वाला एंगल भी आई होगा, फिर अगर ये एंगल आई है तो दिस इज 90 माइनस आई, दिस इज 90, सो दिस इज एंगल सी ई पी इज आई। सो व्हाट? सी ई cos I is CP and CE sin I is CP, ठीक है। CE sin I is CP and CE cos I is EP। तो यहाँ CE sin I को CP लिखा जा सकता है सिंपली, ठीक। तो इसलिए ये काफ़ी आसान हो गया।
म्यू टाइम्स क्यू ई इज सिंपली सी पी से सी पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ये छोटा सा पार्ट. सो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रांसमिटेड लाइट रेज इज म्यू टाइम्स सी डी प्लस डी क्यू. सी डी इज दिस एंड डी क्यू इज दिस. ठीक है, तो थोड़ा सा आसान हो गया. अब मालूम करना है केवल इन दोनों की एडिशन क्या है इन टर्म्स ऑफ डी एंड आर. तो चलो एक काम ऐसा करते हैं, इस डी क्यू को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करते हैं, सिंपली इस लाइन को. ठीक, लाइट रे को नहीं, लाइन को आगे एक्सटेंड किया और इस सी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, या फिर सिंपली ये जो नॉर्मल था इस नॉर्मल को भी आगे बढ़ाया. ये कहीं जाके कट करेंगे एक दूसरे को, सपोज आई पॉइंट पर कट करते हैं. अच्छा, ये क्योंकि नॉर्मल था तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं. आई एफ डी एंड डी एफ सी दोनों 90 डिग्री. ये जो लाइन है एफ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, आई एफ डी ट्रायंगल में और एफ डी सी ट्रायंगल में. अगेन क्योंकि ये ये वाली लाइन थी, ये लाइन यहाँ पर आर एंगल बना रही थी और ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला और ये जो हमने एक्सटेंड किया था परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं. तो ये दोनों पैरेलल लाइंस को ये तीसरी वाली लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे. ये भी आर होगा, ये तो पहले से ही आर था. ठीक है, तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं आई एफ डी एंड एफ डी सी, इन दोनों में दो तो एंगल बराबर हो गए एक जैसे, और एक ये लाइन कॉमन हो गई. इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सारे पार्ट्स एक दूसरे के एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं. सो सी डी इज अगेन इक्वल टू डी आई. इज दैट क्लियर? मैंने अभी ज्योमेट्री से ये देखा, ये मालूम किया हमने कि सी डी इज इक्वल टू डी आई. ये ठीक है, क्लियर है या नहीं? यस सर. ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं बहुत आसान करने वाला है हमारे पूरे प्रॉब्लम को. वो ये हमें मालूम करनी थी वैल्यू ऑफ सी डी प्लस डी क्यू, लेकिन सी डी तो डी आई है, तो अब इसका मतलब हमें मालूम करना है सिंपली आई क्यू की वैल्यू पता करनी है. लेकिन ये क्या, आई क्यू, ये अगर ट्रायंगल ये वाला देखें आई सी क्यू, ये पूरा ट्रायंगल देखें तो इसमें ये एंगल तो 90 डिग्री है, मीन्स दिस इज अगेन राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसमें ये वाला एंगल आर है. ठीक, इसका मतलब आई सी दिस इज द हाइपोटेनियस. और ये आई सी में भी आई एफ और एफ सी दोनों सेम है, वेयर एफ सी इज थिकनेस ऑफ द फिल्म. सो आई एफ, ये भी थिकनेस ऑफ द फिल्म हुई. सो व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आई टू सी? दिस इज डी प्लस डी, ट्वाइस ऑफ डी, एंड ट्वाइस ऑफ डी, दिस थिंग cos ऑफ आर विल बी आई क्यू. ठीक, तो सी आई cos आर इज इक्वल टू आई क्यू. ठीक, और यही तो हमें मालूम करना था, आई क्यू. सो दिस इज सिंपली 2d cos ऑफ आर. सी डी प्लस डी क्यू हुआ सिंपली आई क्यू एंड विच इज इक्वल टू 2d cos आर. बस आगे आसान हो गया, ये म्यू का मल्टीप्लाई और करना है. सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड लाइट रेज इक्वल टू अगेन 2 म्यू डी cos आर. ठीक, तो ये तो सेम फॉर्मूला निकला. तो चलो हमें याद तो दूसरी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, केवल हमें ये डेरिवेशन देखना है कि किस तरह से ये निकला है. अच्छा, लेकिन पहले वाले के केस में एक बात और भी थी, ये तो ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, एक रिफ्लेक्शन के थ्रू लैम्डा बाई 2 का एडिशन और हुआ था. तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस कहाँ हो रहे हैं, एक तो सी पर हो रहे हैं, ये कौन किससे हो रहे हैं, रेयर मीडियम से. इसका मतलब लैम्डा बाई 2 यहाँ से तो ऐड होने वाला नहीं. दूसरा वाला रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, ये अगेन एयर से हो रहा है, रेयर मीडियम से, तो यहाँ से भी लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा ऐड होने वाला नहीं है. तो जो लैम्डा बाई 2 रिफ्लेक्टेड केस में ऐड हुआ था वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा. सो पार्ट डिफरेंस इज सिंपली 2 म्यू डी cos आर. ठीक, और यहीं से कंडीशंस आएंगी मैक्सिमा और मिनिमा की. सो मैक्सिमा विल बी इफ दिस पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन. एक्सक्यूज मी सर. यस सर आई क्यू के बाद बताना, आई क्यू निकालने के बाद. अच्छा, तो आई क्यू तो ठीक है. अब आई क्यू के बाद हमने क्या किया, ये आई क्यू इक्वल टू 2d cos आर, ये वाली बात समझनी है तुम्हें ना? यस सर. अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि ये वाला जो ट्रायंगल है आई एफ डी और एफ डी सी, ये दो ट्रायंगल्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आई डी और सी डी ये दोनों सेम थे, इसीलिए हमने उसे पूरे को आई क्यू बोल दिया था. साथ ही साथ
आई एफ और एफ सी ये दोनों भी तो सेम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के कारण, जिसमें से एफ सी तो डी है, तो ये आई एफ भी डी हुआ, तो ये पूरा पूरा आई सी इज ट्वाइस ऑफ डी। ठीक है सर, हो गया। ठीक, अच्छा इसका कॉस आर इज आई आई क्यू। अच्छा, तो अब हमारे पास कंडीशंस बने जिनमें 2 में डी cos r इक्वल टू एन लेमडा इज फॉर मैक्सिमा एंड 2 में डी cos r इक्वल टू एन प्लस माइनस हाफ लेमडा इज मिनिमा। ठीक, तो दीज आर कंडीशंस। अच्छा, वहां पे रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, यहाँ पे प्लस लेमडा बाई 2 आ गया था, इसलिए ये कंडीशन रिवर्स हो गई थी। तो इसे ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये दोनों कंडीशंस इन रिफ्लेक्टेड स्कीम एंड ट्रांसमिटेड स्कीम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, रिवर्स हो जाती हैं एक दूसरे की। बस इन्हें साथ साथ रखेंगे तो पता पड़ेगा ये दोनों रिवर्स हो गई हैं। ठीक, तो अच्छा बताओ ये क्लियर है सबको या नहीं? अगर क्लियर ना हो तो कोई कुछ Clear है छोटा, सर। ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे ये वाली बात हमने कर ली थी। वो बता दीजिए जहाँ से मतलब फेज डिफरेंस आता है लाइट अच्छा से। अच्छा, तो देखो फेज डिफरेंस वहाँ पे एक्स्ट्रा लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा ऐड हुआ था रिफ्लेक्टेड स्कीम के केस में। यहाँ पर भी हमें यही चेक करना है कि रिफ्लेक्शन के कारण कोई लेमडा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइट रे यहाँ तक पहुँचने में कितनी बार रिफ्लेक्ट होती है और कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। तो हम देखते हैं कि लाइट रे यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से ट्रांसमिट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। तो इस ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी रेयर मीडियम से। तो जब रेयर मीडियम से लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें कोई पार्ट डिफरेंस ऐड नहीं होता। ठीक, तो पॉइंट सी से तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं आया। अब बात करते हैं आगे, ये लाइट रे आ गई, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक, और यहाँ किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, अगेन रेयर मीडियम से। तो रेयर मीडियम से यहाँ से फिर से कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन के थ्रू कोई पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट नहीं होगा, जो कि लेमडा बाई 2 क्रिएट हो रहा था इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये पार्ट डिफरेंस सिंपली इतना ही रखा रहेगा, 2 म्यू डी cos r। ठीक है, आगे अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। तुमने देखा होगा जनरली लेंसेज पर और कैमरा लेंसेज पर, उनमें एक कोटिंग होती है एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। तो उससे होता यह है कि अगर सामने से उसे कोई देखे तो उसे अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो इसे कहते हैं एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। इसका फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि हम अगर किसी ग्लास के थ्रू देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और हमें कुछ अपने पीछे वाली चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। हम आसानी से उसके थ्रू देख सकते हैं, उस लेंस के थ्रू। ठीक, उसमें करते क्या है, उसमें होता तो ये है वो अगर हमारे पास कोई मीडियम चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हमें रिफ्लेक्शन नहीं कराना। ऐसा तब पॉसिबल है जब जो रिफ्लेक्टेड स्कीम में जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं उनके बीच का इंटरफेरेंस हम डिस्ट्रक्टिव करा दें। बस अगर उनके बीच का रिफ्लेक्शन डिस्ट्रक्टिव होने लगा तो बस हमें रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, जितनी भी लाइट रेज होंगी ट्रांसमिटेड लाइट रेज ही हमें दिखाई देंगी। तो ये करना है, कैसे करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक लेंस है, ठीक, उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज ये ग्लास है तो 1.5 के आसपास कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर एयर थी। तो इन दोनों के बीच में एक कोटिंग करते हैं किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जिसकी थिकनेस लैम्डा बाई 4 हो। ठीक, अच्छा, अगेन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन दोनों के सेंटर में रखते हैं कहीं। दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ ग्लास, जिसका हमने लेंस बनाया, मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑफ एयर। म्यू ऑफ एयर तो 1 है सिंपली। ठीक, तो इस ग्लास का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अंडर रूट के इक्वल रख देते हैं। अगर यहाँ वाटर होता तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अंडर रूट। अब से होगा क्या, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन इससे कम रहेगा, लेंस से कम रहेगा। ठीक, उसका फ़ायदा क्या हुआ, सपोज कोई एक लाइट रे इंसिडेंट होती है इस पर, इसका कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो तो एक डेंसर मीडियम से हुआ है, तो लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा क्रिएट होगा। अगेन यहाँ से अंदर से जो रिफ्लेक्शन हुआ ये फिर से डेंसर मीडियम से हुआ है, ये 1.3 है, ये 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से भी लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 प्लस यहाँ से लैम्डा बाई 2, टोटल लैम्डा, और लैम्डा पार्ट डिफरेंस मतलब
देयर इज नो पाथ डिफरेंस। लैम्डा पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, अब ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को हमने रख दिया लैम्डा बाई 4। ठीक, तो अगर ये थिकनेस हमने उस कोटिंग की लैम्डा बाई 4 रखी, तो ये वाली जो लाइट रे अंदर जाके आने वाली, तो लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस ये अंदर जाएगी और वापस आने में फिर से लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस कवर करेगी, ओवरऑल डिस्टेंस कवर करेगी लैम्डा बाई 2। ठीक, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाई 2 प्लस ये अंदर जाके वापस आने वाला लैम्डा बाई 2 प्लस यहाँ वाला लैम्डा बाई 2, टोटल 3 लैम्डा बाई 2। ठीक, n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से ये जो दो लाइट रेज इसमें से होकर रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, ये दोनों डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और ये कोई इमेज प्रोवाइड नहीं करेंगी, और जो भी लाइट रे अंदर जाएगी हमें केवल वही दिखाई देगी। मैंने अभी जो कुछ बोला वो क्लियर है? नो सर। सर क्लियर नहीं है सर। अच्छा, चलो दोबारा देखते हैं। हमने क्या किया, कोटिंग एक ऐसी प्रोवाइड कराई इसे, इस लेंस को, जिसकी थिकनेस लैम्डा बाई 4 थी। कितनी? लैम्डा बाई 4। जैसे हमने कॉम्पैक्ट डिस्क के केस में भी जो बम बनाया था, उसकी थिकनेस, उसकी हाइट लैम्डा बाई 4 थी, और वहाँ लैम्डा बाई 4 होने से क्या हुआ था, कोई एक लाइट रे जो अंदर तक जाके वापस आ रही थी, उसने लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की थी, और इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगा था। बस वही हमने यहाँ किया है। ठीक, जो लाइट रे, लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा? क्या चीज, क्या? लैम्डा बाई 2 कौन सी वाली एक्स्ट्रा आप कह रहे हो? अच्छा ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली थिकनेस, ये कोटिंग है n इक्वल टू 1.3 वाली, ये लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस है। ठीक, तो ये वाली लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद एक लाइट रे तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और दूसरी वाली लाइट रे इसके अंदर जाती है फिर वापस आती है। तो जो लाइट रे अंदर जाके वापस आ रही है, उसने टोटल एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर की है? एक तो लैम्डा बाई 4 अंदर जाने में और लैम्डा बाई 4 वापस आने में, तो टोटल कितना हो गया? लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की, एंड दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो ये दोनों लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 होगा। रिफ्लेक्शन के कारण तो कोई पाथ डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि ये भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है और ये भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो लैम्डा बाई 2 यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से इन दोनों के बीच का जो ओवरऑल पाथ डिफरेंस आया वो लैम्डा बाई 2 आया। ठीक है या नहीं? नहीं? यस सर। अगम, गौरव? सर ये लाइन रिपीट करना, लैम्डा बाई 2, देखो, लैम्डा बाई 2 फिर से देखो, हाँ फिर से देखो। अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास एक लेंस है जो कि एयर में रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने एक ऐसी कोटिंग पुट कर दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, और उसकी थिकनेस लैम्डा बाई 4 है। तो जब कोई लाइट रे इस पे इंसिडेंट होती है तो उसकी अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और उसकी लोअर सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी। जो लाइट रे अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, उसने कुछ पाथ कवर किया है किसी पॉइंट तक आने में, और जो लाइट रे अंदर तक पेनिट्रेट किया जिस लाइट रे ने, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आई, तो उसने ओवरऑल लैम्डा बाई 2 अंदर जाने में प्लस लैम्डा बाई 2 बाहर आने में ये टोटल डिस्टेंस कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा कवर की है अंदर वाली लाइट रे ने, वो की है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 अंदर, लैम्डा बाई 4 बाहर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4, और यहाँ से अगेन यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो ये जो अंदर गई है लाइट रे ट्रांसमिट होकर और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ज़्यादा कवर करती है किसी भी पॉइंट तक पहुँचने में। सो टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइट रेज इज लैम्डा बाई 2। ठीक है? ठीक है सर, समझ। हाँ, अच्छा, अब क्या है, ये लैम्डा क्या है? प्रॉब्लम तो इस बात की है कि हम तो एयर से अगर हम किसी लेंस को देखते हैं तो हम तो वाइट लाइट का यूज़ करते हैं, तो लैम्डा क्या लें? लैम्डा तो उसमें बहुत सारे हैं, तो लैम्डा हम जनरली उसमें सेंट्रल लैम्डा लेते हैं, एंड दैट इज ग्रीन के आसपास पड़ता है वो। ठीक, अगर हम कलर के हिसाब से काउंट करके देखें तो येलो पड़ता है। लेकिन अगर हम उस टोटल बैंड में सेंट्रल वेवलेंथ ले लें, वो ग्रीन के आसपास होता है।
तो ग्रीन वाला लैम्डा हम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये कोटिंग डिसाइड करते हैं कि इसकी थिकनेस क्या हो। ठीक है। और इसमें अगेन एक बात और जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछी थी कि नॉर्मल जाएगा तो क्या होगा। जनरली हम ये सब कैलकुलेशंस करते हैं नॉर्मल के लिए, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कोटिंग का, दैट इज अंडर रूट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मीडियम्स, एयर एंड ग्लास। अगर यहाँ वाटर है तो वाटर एंड ग्लास। अच्छा, अब बात एक और है, अगर ये अच्छा एक तरीका और भी है यही थिकनेस मालूम करने का, वो ये कि हमें करना क्या है, हमें एक ऐसी कोटिंग यहाँ पे डिपॉजिट करनी है जो जिसके लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाए। और हमारे पास कंडीशन भी है एक 2 म्यू डी cos r इक्वल टू n लैम्डा। 2 म्यू डी cos r इक्वल टू n लैम्डा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन के केस में। लेकिन उसमें वो तब था जब λ/2 का पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ रहा था। तो इसका मतलब यहाँ रियल जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2 म्यू डी cos r इक्वल टू n प्लस हाफ लैम्डा, वेयर n इज 0। मिनिमम थिकनेस के लिए n 0 रखेंगे। तो कंडीशन जो फॉलो होगी 2 म्यू डी cos r इक्वल टू हाफ लैम्डा फॉलो होगी, एंड d इज द थिकनेस ऑफ द कोटिंग। तो व्हाट इज d? अच्छा, cos थीटा cos r को तो हमने 1 ले लिया है क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है। तो कंडीशन बनी 2 म्यू डी इक्वल टू λ/2 और d इज λ/4 म्यू। ठीक है, तो थिकनेस इज λ/4। म्यू तो केवल सिंपली इसलिए आया है क्योंकि हमें ऑप्टिकल पाथ देखना है, इसलिए म्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। तो थिकनेस ऑफ द कोटिंग इज λ/4 म्यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता तो cos r को 1 नहीं ले पाते, तो cos r का डिवाइड भी होता, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 4n cos थीटा, ये हो जाती टोटल थिकनेस। ठीक है। तो अगर हम थीटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, थिकनेस होगी, वो होगी λ/2n cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहती है, इसका मतलब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक, तो जब हम नॉर्मल इंसिडेंस ना करा के किसी एंगल से उस लेंस को देखते हैं तो वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन है कम। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरफेरेंस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट नहीं हुआ। ये ज़्यादा होनी चाहिए थी लैम्डा ज़्यादा होता तो ठीक हो जाता। इसका मतलब हायर वेवलेंथ के लिए तो ये कंप्लीट है, लोअर वेवलेंथ के लिए ये कंप्लीट नहीं है। रेड वेवलेंथ के लिए तो कंप्लीट है, जो स्पेक्ट्रम का रेड पार्ट है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके लिए तो ये पूरी तरह से इंटरफेयर कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन जो लोअर हैं ग्रीन ब्लू, इनके लिए ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट नहीं होता तब जब हम नॉर्मली इंसिडेंट नहीं करा रहे हैं लाइट रे को। और इसीलिए जिनमें भी एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है वो ब्लूइश दिखाई देते हैं। ठीक, और यही तरीका भी है कि एक लेंस है, किसी ने कहा इसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, तो कैसे मालूम करें, उसे थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं, अगर वो ब्लूइश दिखाई देता है इसका मतलब उसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, अदरवाइज नो। और रीज़न क्या है? रीज़न है ये कि जब हम किसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 0 नहीं रखते हैं तो फॉर हायर वेवलेंथ जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक, क्यों? क्योंकि λ/4n वहाँ पर cos थीटा का फैक्टर भी आ जाता है और cos थीटा 1 से कम होता है, इसलिए टोटल वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, तो हायर वेवलेंथ के लिए ये थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसे दोबारा पढ़ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, उसके बाद दोबारा से पूछना। हाँ आरती, हाँ ऐसा भी होता है, मतलब मेरे स्पेक्स में ये चीज है। तो हमने जब अंकल से पूछा था तो उन्होंने हमें कहा कि अगर आप इसको सन में रखते हो तो येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा लेंस। नहीं, तुम्हारे में कुछ और भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली लेंसेज में। जब हम बात करते हैं, एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है, वो जनरली हम लेंसेज में कम ही रखते हैं। एक एंटी ग्लेयर कोटिंग भी होती है, एंटी ग्लेयर। तो एंटी ग्लेयर डिफरेंट होती है, वो इसका यूज़ नहीं करती, वो पोलराइजेशन का यूज़ करता है।
ठीक, एक और होती है, एक क्रोमेटिक कोटिंग होती है, जो कि इसलिए होती है कि अगर हम जैसे ही हमने वो ग्लास पहना और हम रूम में थे, रूम में तो लाइट कम थी, तो हमारी जो आंखें थी उसी हिसाब से उनका लेंस उसमें टेंशन थी। जैसे ही हम अचानक धूप में आते हैं, डार्कनेस से लाइट में आते हैं, तो हमारी आंखें अचानक उसकी वो अपने लेंस को छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसका लेकिन अच्छा तुरंत तो करेंगे नहीं, तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, टेंशन आती है, ठीक, स्ट्रेस पड़ता है। तो उसके लिए लेंसेज ऐसे बनाए जाते हैं कि जब कोई लाइट रे आए तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाए, ठीक, थोड़ा ब्लैकिश हो जाए, इसे कहते हैं क्रोमेटिक कोटिंग। तो जनरली जो हम ग्लासेस पहनते हैं उनमें क्रोमेटिक कोटिंग होती है और एंटी ग्लेयर कोटिंग होती है। एंटी रिफ्लेक्शन जनरली कम रखते हैं। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कहाँ रखते हैं? एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग जनरली हम ऐसी सरफेसेस पे रखते हैं जहाँ पे हमें ट्रांस में थ्रू देखना होता है, जो कि लेंसेज में तो हमें जरूरत ही नहीं होती है उसकी, ठीक, कमी होती है। तो जैसे विंडोज हैं, ठीक, कार की विंडो हो गई या घरों की विंडो हो गई, जनरली वहां पर हम एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग रखते हैं, ठीक। जो तुम्हारे लेंस में है जो येलो हो जाएगा, उसके लिए हम उसे चेंज कर सकते हैं डोपिंग करके कि किस कलर को वो शो करे, ठीक। जनरली पहले जो एंटी वो जो क्रोमेटिक कोटिंग्स आती थी वो ब्लैक करती थी, ठीक। अभी भी ज़्यादातर तो ब्लैक करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो डिफरेंट कलर का बना देती हैं लेंस को, तो वो वाला कलर दिखाई देने लगता है और वो कलर ऐसा चूज किया जाता है जो ह्यूमन आई को, जिससे स्ट्रेस कम पड़े, दैट्स ऑल। तो नॉर्मली ग्रीन दिखता है। नॉर्मली ग्रीन, ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दिखती है नॉर्मली ग्रीन, नहीं तो ग्रीन नहीं, वो ब्लू जो भी है हाँ हाँ हाँ, तो ये नॉर्मली ब्लूइश दिखती है, ब्लू भी नहीं, ब्लूइश, हल्का सा ब्लू आता है तो वो ब्लू के लिए भी एंटी रिफ्लेक्शन, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए हल्का सा ब्लूइश दिखाई देता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो किसी का? गोविंद? नो सर। ठीक, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सर, ये हाँ 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 हाँ, बोलो। सीडी का मैं अभी कंफ्यूज हूँ। हाँ, हम सीडी में इंटरफेरिंग लाइंस लगा, मतलब वेव्स भेजते ही क्यों हैं? नहीं, हम इंटरफेरिंग वेव नहीं भेजते, हम तो सिंपली एक लाइट रे भेजते हैं, उसमें नंबर ऑफ लाइट रेज होती हैं, ठीक है। एक वेव भेजी, हाँ मालूम पड़ गया, 5 मिनट रह गए हैं, तो एक सिंपली एक कोई लाइट रे भेजते हैं, लाइट बीम, जिसमें बहुत सारी लाइट रेज होती हैं। अगर वो लाइट रेज जाके वापस आ गई और कोई इन्फॉर्मेशन आ गई, दैट्स ऑल, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अगर हमने सीडी को रोटेट कराया किसी एक पोजीशन पर, हमें इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव मिला, किसी दूसरी पोजीशन पे डिस्ट्रक्टिव मिला, तो डेफिनेटली ऐसा तभी हुआ होगा जब वहाँ पे हमने कोई बम बनाया होगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम नोट कर लेते हैं, कहीं पे 1 कहीं 0 फिर 1 0, और इसे डिकोड कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक। तो हम भेजते नहीं हैं, भेजते तो नॉर्मल लाइट ही, लेकिन सीडी को इस तरह से राइट किया जाता है कि किसी टाइम पर आकर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दे और कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा दे, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं वो उस पर राइट हो जाए और जो भी पढ़ रहा है बाद में लाइट रे डाल रहा है उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मतलब जैसे अटक अटक के चलना, हाँ, जैसे ऐसे कह सकते हो, अटक अटक के चलना ऐसा कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सीडी तो घूम ही रही है लगातार, घूमते घूमते जैसे ही बम्प आया वहां पे 1 लिख गया, कंप्यूटर ने 1 लिख लिया, हाँ, थोड़ी और घूमी तो, और टाइम फिक्स है कि कितने मिली सेकंड के बाद इंफॉर्मेशन को चेक करेगा, ठीक। तो सीडी घूमे जा रही है लगातार सेम स्पीड से, और हर एक मिली सेकंड के बाद जो किस तरह का कितनी इंटेंसिटी जो सेंसर था वो रीड कर रहा है, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग 1 और 0 ये कंप्यूटर नोट करते जा रहा है, आगे से समझ। ठीक, और उसे उसने डिकोड कर लिया बाद में, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो आज हम रखते हैं यहाँ तक, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं हो तो। और कल हम देखेंगे वेज शेप्ड फिल्म को हम कंप्लीट करेंगे कल, और न्यूटन्स रिंग पर आएंगे, ठीक। जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो भी डेरिवेशन होगा इसमें, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो हम एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू सर। ओके।